नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं जिन्होंने आज बटोरी है सुर्खियां और जिनको हमारे संवाददाताओं ने फॉलो किया है और क्या कुछ है, उन खबरों के मायने क्या है, उनके पीछे का एजेंडा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपने संवाददाताओं के साथ चर्चा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम महापौर चुनाव के दौरान किस तरह से आज हंगामा बरपा और किस तरह से ये जो पूरा मतदान था वो संपन्न नहीं हो पाया। उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आज जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनकी बैठक थी, किन मायनों में महत्वपूर्ण रही, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ चर्चा होगी कंजावले मामले की भी, किस तरह से उस पर लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ जो आरोपी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इस पे बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एमसीडी के चुनावों के बाद आज महापौर चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ। महापौर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पार्षदों का शपथ और महापौर के लिए मतदान आज नहीं हो पाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मतदान के लिए अगली तारीख वो अब तय करेंगे। हम आपको बता दें कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने के लिए को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया था। आम आदमी पार्टी के विरोध पर नेता सदन ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि पहले निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होता है। उपराज्यपाल ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान के लिए उसकी प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया। पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 104 सीटों पर कब्जा जमाया था। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया, जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा गया था। जबकि भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा था। दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी की बानगी दिखाती है। भाजपा द्वारा इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हंगामे के दौरान महिलाओं से बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई, लेकिन जो फैक्चुअल लीगल पोजीशन है उस लीगल पोजीशन के तहत जिस प्रकार से ये लोग साइट कर रहे हैं नियम, वो गलत साइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी अधिकार के तहत अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ पार्षदों को भेजा। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक ब्लेड जैसे धारदार हथियारों के साथ पूरी तैयारी से हंगामा करने की नीयत से ही सदन में आए थे। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान हंगामे के दौरान भाजपा के कुछ पार्षदों को चोटें आई हैं। भाजपा पार्षद शशि यादव ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षद शशि यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। हमारे साथ भाजपा के पार्षद शशि यादव, उनसे बात करते हैं। शशि जी, ये चोट कैसे लगी?
ये चोट आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मारी, नुकीले हथियारों के साथ वो आए हुए थे, उन्होंने शराब भी पी हुई थी और वो पूरे प्लान्ड तरीके से आए थे। जैसे शपथ लेना शुरू हुए, उनके एक पार्षद प्रवीण कुमार, जिनको संजय सिंह न्यूज़ चैनल पे लेके खड़े थे, वो सबसे पहले वीडियो में देख सकते हैं, उठे, जितनी सभ्यता और जितनी असंवैधानिक तरीके से वो चीज़ें कर सकते तो वो हर एक चीज़ की, संविधान की प्रतिलिपि को फेंकने की कोशिश या शपथ पत्र को छीनने की कोशिश, पीठासीन अधिकारी के माइक को तोड़ने की कोशिश जो वो की जा सकती थी उन्होंने की और माताएं बहनों पर हमला किया और उसके बचाव में जो भी है उन सबके साथ, उन बाकी माता बहनों के साथ हमला किया जो उनसे हो सकता था संवैधानिक तरीके से, वो सब किया। ये लोकतंत्र के लिए वाकई खतरनाक है कि अगर सदन के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और लोगों को चोटें आएंगी तो जाहिर बात है कि दिल्ली में विकास कौन करेगा, क्योंकि ये पूरा मामला दिल्ली की जनता भी देख रही है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भाजपा के कुछ और पार्षदों को चोटें आई हैं। इस मुद्दे पर भाजपा पार्षद अनीता जिंदल से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। पार्षद हैं जिनको चोट लगी है, सदन के अंदर उनसे बात करते हैं। चोट लगी है यहाँ केजरीवाल का जो पार्षद है निकम्मे, जो गुंडा राज जो यहाँ कर रहे हैं सदन के अंदर, ये पहली बार देखा हमने। पहले पिछली बार भी मैं 5 साल पार्षद रही हूँ, ये पहली बार हो रहा है। जो केजरीवाल का जो पार्षद हैं, ये पहली बार जो ये चुन के आए हैं, इनके अंदर कुछ उमंग है कि सदन को नहीं चलने देंगे, शपथ नहीं लेने देंगे। जो नॉमिनेट जो पार्षद अगर पहली बार ले रहे थे, पहले वो ले रहे थे, बाद में जो जीत के आए वो ले लेते। आपको चोट कैसे लगी? उनके पास कुछ हाथ में कोई ऐसी चीज थी जो उन्होंने सबको वो मार रहे थे। बहन जी को भी लगा, मेरे को भी लगा, मेरे तो पैर में भी चोट लगी है, पैर में भी मेरे काफी चोट लगी, मैंने दिखाया है, पार्टी को दिखा दिया मैंने जो चोट लगी है। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के पार्षद कि उन्होंने साफ तौर पे गुंडागर्दी की है और उन्होंने अपना हाथ भी दिखाया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि जो नुकीली चीज़ थे उससे उनको घायल किया गया और उस तरह उनका 4 लगभग पार्षद हैं भाजपा के जो घायल हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी, हमारे साथी गिरीश निशाना और रजनीश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गिरीश, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करते हैं, इतनी अभूतपूर्व स्थिति, इस तरह से हंगामेदार जो सदन है एमसीडी का, शायद पहले कभी नहीं हुआ था। किस तरह से देखते हैं इस पूरी राजनीति को, क्या वजह देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए निखिल, मैं लगातार काफ़ी सालों से एमसीडी को कवर कर रहा हूं। कम से कम 3 एमसीडी के मेयर चुनाव भी मैंने कवर किए हैं और कभी इस तरह की कहीं घटना देखने को नहीं मिली है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है एमसीडी के इतिहास के अंदर कहें तो, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह सबसे पहले ओथ सेरेमनी होनी थी, कहीं ना कहीं जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जानी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। लेकिन जब सुबह करीब पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा जी ने जब ये आरंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं, 10 मनोनीत पार्षद हैं, उनको शपथ दिलाना आरंभ किया। करीब 4 पार्षदों को, मनोनीत पार्षदों को शपथ दिला चुके थे और उसके बाद ये पूरा हंगामा आरंभ होता है और ये कहीं ना कहीं हंगामा आम आदमी पार्टी की तरफ से होता है। उस समय हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी वहां पर मौजूद थे। रजनीश, किस तरह का माहौल आपने वहां देखने को मिला? देखिए गिरीश, जिस तरह वहाँ पर माहौल था, ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र है ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह धक्का मुक्की हो रहे थे, कुर्सी फेंके जा रहे थे, लड़ाई झगड़े का माहौल था। लग ही नहीं रहा था कि ये पार्षद हैं, दिल्ली की जनता इनको चुन के लाई है। ऐसा लग रहा था कहीं बाहर से ऐसे लोग आ गए हैं कि वो यही चाहते हैं। तो ये इस तरह स्थिति अजीब सी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था, ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है उसने मतदान करके इनको चुन के एमसीडी भेजा है। तो उसकी भी इच्छा होती है, दिल्ली वालों की भी इच्छा थी कि आज जो हो वो सार्थक हो, वो अच्छा हो, वो सौहार्दपूर्ण हो। लेकिन जो आज की स्थिति है उससे काफ़ी निराशा हुई है पूरी दिल्ली को। गिरीश, रजनीश से ये भी पूछिए कि जिस तरह से हंगामा बरपा और उसके बाद जो बीजेपी ने जो आरोप लगाए कि धारदार हथियारों के साथ में आए थे, शराब पिए हुए थे, ये सारे आरोप कितने सही लग रहे हैं? 2 पार्षदों का उन्होंने इंटरव्यू भी लिया है जिसको हमने चलाया है। बिल्कुल गिरीश, जिस तरह बात हुई है
मनोज तिवारी ने यह साफ तौर पे आरोप लगाया कि वहाँ जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने उनके जो पार्षद हैं, जैसे मैंने खुद 2 पार्षदों से बात किया, एक शीतला यादव हैं, एक कोई निगम है, उनसे बात हुई जिंदल से, अनीता जिंदल से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आम आदमी पार्टी के लोग थे वो धारदार हथियार लेकर, उन्होंने हालांकि अपना हाथ भी दिखाया, उन्होंने कहा कि देखिए कैसे हमें धारदार हथियार से घायल किया गया। और दूसरा ये था कि वहाँ जो पार्षद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक जो हमारी महिला पार्षद थे उनके ऊपर 5 जो पुरुष पार्षद है उन्होंने हमला किया था, उन्होंने किसी तरह उनके जो पार्षद, उन्होंने बचाव किया भाजपा के पार्षदों का। दूसरा उनका ये आरोप था कि वो शराब पी के आए थे। तो जाहिर बात है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस सब चीज़ों की जगह बिल्कुल नहीं है। वो जो जनता है वो जानती है साफ तौर पे कि अगर हम चुन के बेचे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज की जो स्थिति रही है ये शायद इतिहास में कभी नहीं रहा, और दिल्ली के इतिहास में बिल्कुल नहीं रहा गिरी। इतनी बौखलाहट क्यों देखने को मिली उनके अंदर? क्योंकि अगर बहुमत की बात की जाए तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, 134 सीटों से जीती हुई है, 14 विधायकों में से 13 विधायकों के वोट उनके पास थे, 3 राज्यसभा सांसदों के भी, तो फिर ऐसी बौखलाहट क्यों दिखाई दी? आम आदमी पार्टी का जो आरोप था, आम आदमी पार्टी का आरोप साफ तौर पे था कि जो उपराज्यपाल ने जिन्होंने मनोनीत किया 14 लोगों को, उनको शपथ सबसे पहले क्यों दिलाई जा रही, इस चीज़ को लेकर हंगामा था कि अगर जो आम आदमी पार्टी कहना था जो जिनको जनता ने चुन के भेजा सबसे पहले उनको आप शपथ दिलाइए, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी चाहती ही नहीं थी कि आज शपथ हो। और जैसे मनोज तिवारी ने आरोप लगाया और जो उनके नेता उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को अपने पार्षदों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, और भरोसा नहीं था इसलिए ये सब चीज़ें हुई। जैसा कि उनके और भी सांसद आए हुए थे, काफ़ी स्थिति गंभीर थी, तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए निखिल, अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण 274 कुल वोटिंग होनी है मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए, जिसमें से 250 निर्वाचित पार्षद रहेंगे, इसके अलावा 10 सांसद रहेंगे, जिसमें से 7 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा 14 विधायक भी इसमें अपना वोट करेंगे, जिसमें से 14 विधायकों में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 1 विधायक बीजेपी का है। तो इस तरह से 274 का ये समीकरण है, लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर दिखाई दी आम आदमी पार्टी में आज दिखाई पड़ी। लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल है कि इससे आगे क्या, अब आगे की क्या रहा है? आज सदन स्थगित कर दिया गया, आगे कब ये सदन आहूत किया जाएगा, इस बारे में क्या कोई समाचार मिल पाया है? और आगे की कार्रवाई अब किस तरह से चलेगी, क्योंकि दोनों दल जो है अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं उनके। देखिए, अभी अनिश्चितकालीन के लिए अभी स्थगित कर दिया गया है सदन को, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नई तारीख का ऐलान करेंगे और जल्द ही वो तारीख सामने होगी और उस दिन फिर से ये चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी, जो पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाएगी। पूरी तरह से बैलेट पेपर पे ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक समीकरण और आपको बताना चाहूंगा निखिल, क्योंकि दिल्ली के अंदर 12 जोन है और 12 जोन में से 1/3 जोन ऐसे हैं जहां पर 4 जो जोन हैं, यानी कि वहां पर भाजपा पूरी तरह से सत्ता में काबिज होगी। वो केशवपुरम है, नजफगढ़ जोन है, सादरा साउथ जोन है और सादरा नॉर्थ जोन है। यहां पर पूरी तरह से भाजपा पूरी तरह से जीतती नजर आ रही है। पूरी तरह से उनके ही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होंगे जोन के अंदर। जी जी बिल्कुल, स्टैंडिंग कमेटी का भी बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन उससे पहले का सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह की स्थिति आगे फिर नहीं उठेगी, क्योंकि जो हंगामा आज हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो आगे क्या कोई बातचीत दोनों दलों के बीच में या दोनों दलों के पार्षदों के बीच में या किसी तरह की कोई बीच का रास्ता कि कम से कम सदन को इस तरह से जाकर वहां कलंकित ना किया जाए? जी बिल्कुल, अभी ये दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर करता है, वो किस तरह से दोनों पार्टियों के लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद नई तारीख का ऐलान करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये घटना है और इस तरह के एमसीडी के इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। जी, बीजेपी के आगे की रणनीति जानना चाहूंगा रजनीश से। रजनीश, आगे की क्या रणनीति? जी बिल्कुल, अगर निखिल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके जो सांसद दिल्ली प्रदेश के हैं, उन्होंने साफ तौर पे आज कहा कि जो आज घटना हुई, जो हमारे पार्षद घायल हुए, इस चीज़ को लेकर हम दिल्ली पुलिस से शिकायत करने जा रहे हैं। ये आज की उनकी ये बात है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसको FIR कराएंगे और जो कानून है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो एजेंसी है, एजेंसी अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, लेकिन जो हमारे घायल पार्षद हैं उनको लेकर वो कमिश्नर के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इस पर FIR कराऊंगा। जी, एक सवाल बहुत संक्षेप में गिरीश आपसे जानना चाहेंगे, जिन 10 पार्षदों के जो को पहले शपथ दिलाए जाने को लेकर के जो हंगामा हुआ, क्या ये पार्षद, इनके पास वोटिंग राइट्स थे?
देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 10 मनोनीत पार्षदों को जो शपथ दिलाई जा रही है, ये हाउस के अंदर वोटिंग नहीं कर सकते। ये केवल जोन कमेटियां हैं, वहां जाकर अपना वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाउस के अंदर ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये घबराहट थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 10 पार्षद हैं चुनके ये भी वोटिंग करने आए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होगा कि केवल 274 मतों का ही इस्तेमाल किया जाएगा इस इलेक्शन के अंदर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, रजनीश भी, गिरीश आपका भी और रजनीश आपका भी, दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी नई दिल्ली में उन्होंने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बड़ी पहल रही। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत, अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल, सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया विषयों पर 3 विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण और कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया, ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच है। तो टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस पूरी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। अपना इस सम्मेलन में शिरकत की तमाम विविध विषयों पर इस सम्मेलन में बातचीत की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण से लेकर के बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे विषय जो चिन्हित किए गए थे उन पर विस्तार से चर्चा हुई। ये 3 दिन का सम्मेलन है और इसमें आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। दरअसल जो राज्य और केंद्र शासित और जो केंद्र के संबंध हैं उनको भी ये उकेरता है, किस तरह से आपस में सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ा जाए, इसको भी ये उकेरता है। कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़े हैं। अरुण, सबसे पहले तो इसके महत्व पर बताइए कि किस तरह से महत्वपूर्ण रहा ये सम्मेलन, और इसके साथ ही साथ जो जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे विषयों के लिए ये मील का पत्थर साबित होता है ऐसे सम्मेलन। बिल्कुल निखिल, आप सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कई सारे सेशंस इन्वॉल्व हैं। 6 ब्रॉड थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसा कि हम सुबह से लगातार बता रहे हैं, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट का इशू है, कंप्लायंसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सके, एमएसएमईज है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। तो ऐसे मल्टीपल जो एजेंडाज है उस पर मैराथन मीटिंग चल रही है और मकसद साफ है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में स्टेट और सेंटर एक साथ आ सके और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात करें, क्योंकि लगातार कई इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे देश के कई इंस्टीट्यूशंस इस बात को कह रहे हैं कि भारत तेज गति से विकास दर हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ऐसे में ये जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव इन नेचर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, गांव दूर दराज के इलाकों तक प्राइमरीली जो विकास है उसका फायदा हो लोगों को। तो इसमें स्टेट और सेंटर की बहुत अहम भूमिका हो जाती है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे चीफ सेक्रेटरीज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। 6 ब्रॉड थीम्स जैसा कि मैंने आपको बताया और एक तरह से उनको प्रेजेंटेशन दी जा रही है और लगातार जो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया जा सके एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, कैसे अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके सरकार की नीतियों को लेकर के, पॉलिसी लेवल को लेकर के। और निखिल, ये पहला इंस्टेंस नहीं जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तर्ज पर इस तरह की बैठक को किया जा रहा है। हमने पहले भी देखा है कि चाहे वाटर
कंजर्वेशन को लेकर के हो, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लेकर के हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के हो, अब या फिर हम देखते हैं प्रगति जैसी बैठक की हो, इसमें स्टेट और जो सेंटर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यही इनिशिएटिव रहा है कि कैसे प्राइमरी स्टेट और सेंटर एक साथ कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आगे आ सके। निश्चित तौर पर किस तरह से आगे आ सके। और एक बात और भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आखिर जो पुरानी जो बैठक रही है, चाहे ये पिछले साल जो जून में बैठक हुई है वो ये जो बैठक हो रही है, दरअसल ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसके कितने जो रिजल्ट्स रहे हैं, क्या उनकी भी समीक्षा की जाती है ऐसी बैठकों में, और देखा जाता है कि कितना जो प्रगति हुई है वो कितनी हुई है? तो निखिल देखिए, पूरी आप कह सकते हैं कि SWOT एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एनालिसिस किया जाता है। स्टैटिस्टिकल आंकड़ों से समझा जाता है कि आखिरकार हर राज्य के अंदर क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है और किस तरह से हर राज्य अपने अपने लेवल पर तरक्की कर रहा है। सेंटर एक नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी को बनाती है, लेकिन स्टेट का एक काम होता है कि स्टेट्स कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सके। 2023 का साल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि G20 जैसा जो आयोजन है भारत करने जा रहा है। प्राइमरीली देखिए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो दुनिया भर के अंदर मनाया जाएगा वो भारत की पहल पे हो रहा है। तो भारत कई सारे लीडरशिप रोल ले रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो, इंक्लूसिव अप्रोच हो, स्टेट और सेंटर कैसे आगे आ सके। क्योंकि अगर G20 सम्मेलन का भारत आयोजन कर रहा है तो अब जानते हैं कि देश भर के अंदर हर राज्य के अंदर कई सारी बैठकें होने जा रही है। G20 की जो शिखर सम्मेलन है उससे पहले 200 से ज्यादा मीटिंग शेड्यूल हैं। तो ऐसे में कैसे वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की भावना के साथ हम आगे बढ़ सके, G20 जैसे शिखर सम्मेलन का आयोजन कर सके। तो इन तमाम मुद्दों पर जो बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा, तो चीफ सेक्रेटरीज और प्राइम मिनिस्टर मोदी का डायरेक्ट जो इंटरेक्शन रहेगा कई मायने में इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी निश्चित तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस, आपने जो फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अरुण शर्मा। और दिल्ली के कंझावला दुर्घटना मामले में 7वें आरोपी अंकुश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आशुतोष की ही कार लेकर गए थे और वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे। वारदात के समय कार चला रहे अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ली कि कार वो ही चला रहा था, जबकि जांच में इसका खुलासा हुआ कि वारदात के समय अमित ही कार चला रहा था। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें अंजलि को कार से घसीटने के बाद एक जगह आरोपी बोलेनो कार रोकते हैं और कार से उतरकर ऑटो में बैठकर फरार हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार अब इस मामले में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 7 आरोपी हैं। पुलिस मामले की आगे भी जांच जारी रख रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, कितना महत्वपूर्ण है अब 7 आरोपी जो है, पुलिस के मुताबिक 7 आरोपी थे इस पूरे मामले में, 7 गिरफ्तार हो गए, किस तरह से जांच इसकी आगे बढ़ रही है और इसमें देखने में आ रहा है कि नित नए खुलासे कहीं ना कहीं हो रहे हैं, पूछताछ के बाद सामने चीजें खुलकर आ रही हैं। निखिल, जिस तरह से आशुतोष और यहाँ पर अंकुश की तलाश थी और आज सुबह जब सबसे पहले आशुतोष की गिरफ्तारी हुई और अब अंकुश ने खुद सरेंडर कर दिया, तो अब ये सारी कड़ी जुड़ चुकी है। अब यहाँ से पुलिस एक बार फिर से उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और ये जांच करने की कोशिश करेगी कि किसने कितनी मिलीभगत दिखाई, क्योंकि आशुतोष और अंकुश का रोल ये है कि उन्होंने केस को मोड़ने में आरोपियों की मदद करी। उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया इस केस के लिए कि उन्होंने आरोपियों को गाइड किया कि वो अपने बयान बदलें। जैसे कि अंकुश ने अपने भाई अमित की जगह दीपक को ड्राइवर बना दिया और जो आशुतोष था उसने कहा कि गाड़ी विकास लेके गया था और गाड़ी अमित लेके गया था मौका वारदात पे। दीपक जो है वो एक ग्रामीण सेवा की वो गाड़ी चलाता है, तो ऐसे में उसके पास लाइसेंस था। तो ये सब चीजें इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, जिससे ये केस लेंथी होता चला गया, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से लगातार 1 तारीख से आज 5 तारीख हो गई और पुलिस इस केस पे अपनी नजर बनाए हुए एक एक करके वो आरोपियों को पकड़ रही है। लेकिन अब 7 के 7 आरोपी इसमें आज
ये क्यों वहां से भागे मौका एक वारदात पर, ऐसी क्या आफत आ गई थी इनको, क्योंकि उन्हें पता था लड़की गाड़ी में फंस चुकी है और वो घसीटती हुई आगे जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साउंड ज्यादा था गाड़ी का, इसलिए उन्हें नहीं पता लगा। हाँ, एक्सीडेंट का उन्होंने कबूला कि एक्सीडेंट हो गया था। अब ये तमाम चीजें पुलिस को सुलझाने में मदद होगी, क्योंकि सागरप्रीत हुड्डा स्पेशल चीफ लॉ एंड ऑर्डर पहले ही ये बता रहे थे कि इसमें काफी ज्यादा जो है वो सिलसिलेवार तरीके से कड़ी को जोड़ा जाएगा और सारी सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने एक एक करके मिलाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो 304 का मुकदमा है उन्होंने आईपीसी सेक्शन में इसमें लगाया है, उसके लिए उनको पर्याप्त साक्ष्य की यहाँ पर जरूरत होगी, उसको लेकर के वो कोर्ट में जाएंगे तभी वो मामला एग्जिस्ट होगा। नहीं अगर इसमें कोई भी कानूनी पेच फंसता है या कोई भी लैप्स दिखाई देती है दिल्ली पुलिस की, तो उनकी किरकिरी होगी। स्वाभाविक तौर पर नया साल था, बीते 30 तारीख को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कितनी महफूज होगी दिल्ली, लेकिन 1 तारीख को जो ये हादसा हुआ उसने कहीं ना कहीं पुलिस को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब थोड़ी सी राहत होगी उनको कि उन्होंने सारे के सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। और अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र में विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार के क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और एनएसओ के आंकड़े के मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि के क्षेत्र में विकास दर 3.5% रह सकती है। और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कितना सुखद कहा जाए या कितना सकारात्मक कहा जाए अर्थव्यवस्था का यह प्रदर्शन, किस तरह से आंकते हैं इसको? लेकिन फिर से अगर आप पूरी दुनिया पर निगाह डालें तो जो 7% का अनुमान है वो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। और ये एक भारत के साथ उसके प्रदर्शन के साथ ये तमगा लग चुका है, जिसको हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज जो जारी किए गए आंकड़े वो पूरे साल सरकार ने ये भी कहा है कि आगे जाते हुए हो सकता है इन अनुमानों में थोड़ा सा संशोधन भी करना पड़े, तो हो सकता है इम्प्रूव भी कर जाए। अब देखिए सेक्टर्स की बात करें तो खेतीबाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। उसकी वजह यह है कि अभी लोग अपने निवेश को बचा के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है पूरी दुनिया में। तो मांग बढ़ेगी कि नहीं उसको लेकर के अभी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी दिक्कत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मोर्चे पर, जहां पर हमें सीधे गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का माहौल है। दो जो वजह हैं उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा सा प्रेशर दिखा है। लेकिन सर्विसेज जो हमारी बैकबोन कही जाती हैं और जो एग्रीकल्चर जो तमाम हमारे जनसंख्या को सकारात्मक तरीके से बचा करके रखता है, उसमें जो ग्रोथ है वो हमारे लिए अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का ग्रॉस फिस्कल जो फिक्स्ड फॉर्मेशन होता है, ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन होता है, जिसको आप कहते हैं कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें करीब 30% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो भारत निर्माण की जो प्रक्रिया है और उसका इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले सालों में जो ग्रोथ रेट्स हैं उन पर देखने को मिलेगा। तो ये सकारात्मक आज के कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने आए हैं। जी, निश्चित तौर पर ये काफी सकारात्मक है, उत्साह वर्धन करने वाले आंकड़े हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय मिश्रा। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।